हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैकर वन में स्वागत है। हमारे इस क्विज़ सेशन सेगमेंट में आज केमिस्ट्री क्विज़ सेशन है। इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखा करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़रूर डिस्कस करते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। हमारे वीडियोस लेक्चर आगे चलते रहेंगे। ये सेशन आपको आगे मिलता रहेगा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड केमिस्ट्री क्विज सेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एटॉमिक वेट हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है। अब आपको यहाँ पर तुल्यांकी भार बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, जो है जेई कप 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार बताना है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आप जानते हो कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो पहले इसके रासायनिक सूत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। H2SO4, ये आप जानते हैं कि क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। सल्फ़र कितना है? 1 है। ये 2 हो गया, ये 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? तो आप कहोगे 4 है। ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको तुल्यांकी भार बताना है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार, क्योंकि अणुभार, ये जो परमाणु भार या अणुभार आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? तो चलिए हम H2SO4 का परमाणु भार निकालते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना है? आप कहोगे 2, तो 2 है, और हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 होता है। तो 2 गुणे 1 ये हो गया, प्लस सल्फ़र कितना है? सल्फ़र 1 है, तो उसका परमाणु भार 32 होता है, तो 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। कितना है? H2SO4 में 4 हाइड्रोजन है, तो सॉरी 4 ऑक्सीजन है, तो 4 गुणे 16। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने क्या लिखा था? 2 गुणे 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करने पर कितना मिलेगा? 98 मिलेगा। ठीक है, 98 मिलेगा। अब यहाँ से H2SO4 का अणुभार कितना आया? 98 आया। अब आप जानते हैं कि H2SO4 में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं? तो आप कहोगे कि इसमें 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं। कितने हैं? H2SO4 में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं हाइड्रोजन, मतलब 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो अब आपको तुल्यांकी भार का फार्मूला पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है। तो तुल्यांकी भार का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। तुल्यांकी भार का जो फार्मूला होता है वो होता है अम्ल का अणु सूत्र भार, या जो अणु भार आपने अम्ल का निकाला है, बटे अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है? 2 हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर? चलिए हम फाइनल सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक इसका अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र है। H2SO4 का अणु सूत्र, अणुभार आपको निकालना है। तो आपने जैसा हमको देखा कि हाइड्रोजन सबको देखिए क्वेश्चन में गिवन है। हमको परमाणु भार अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ऐड करने पर 98, तो H2SO4 का अणुभार कितना हुआ? 98 हुआ। अब चूंकि H2SO4 में 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित हैं, अतः इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। मतलब जितनी भी
अब आपको विस्थापनीय हाइड्रोजन क्या होता है, अभी हम आपको उसको भी क्लियर कर देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब देखिए, अम्ल का तुल्यांकी भार होता है कि अम्ल का अणुसूत्र बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल का अणुसूत्र भार बटे अम्ल की क्षारकता। तो अणुसूत्र भार कितना आया, 98 आया, और 98 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 49। ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार 49। देखिए, आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी जैसे रासायनिक नाम दिया गया है, केमिकल नेम दिया गया है, तो उसका आपको केमिकल जो है रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, उसका अगर परमाणु भार नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरी चीज़, आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक फार्मूला पता बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, जो है अम्ल की तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम इसको ये समझते हैं कि विस्थापनीय हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, अब ये आप पूछें या ऐसे भी कह सकते हैं, विस्थापनीय हाइड्रोजन से क्षारकता का क्या रिलेशन है, हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। देखिए, किसी अम्ल में उपस्थित, ध्यान से सुनिए, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्या हमने बोला कि किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ठीक, किसी भी अम्ल में सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बराबर उसकी क्षारकता होती है। मतलब किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी अम्ल में जितने हाइड्रोजन होंगे, किसी भी अम्ल में जितने हाइड्रोजन होंगे, उसकी क्षारकता क्या होगी, उतनी ही होगी। उसकी क्षारकता भी उतनी ही होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसी अम्ल में जितना हाइड्रोजन होता है उसकी क्षारकता भी उतनी ही होती है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वे अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उसकी क्षारकता का मान केवल 1 होता है। अब नया चीज़ आपको यहाँ मिला, सारी चीज़ें नोट कीजिए। आपको हर क्विज में कुछ नया फैक्ट, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको नया इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। और जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन हर साल होते हैं। तो और इस सेशन को जब तक आपका प्रिपरेशन मतलब पेपर नहीं होता है, आप इसको पूरा देखेंगे, मैं दावा करता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हूबहू वही के वही, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री को, या फिर मैं मैथ की भी बारे में बात करता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। कुछ मतलब सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100% नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके 30 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, वही के वही क्वेश्चन। तो सेशन पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया कि क्षारकता अगर कैसे निकाली जाती है, तो किसी अम्ल की क्षारकता हम कैसे निकालेंगे, उस अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से। जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही उस अम्ल की क्षारकता होगी। ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, कैसा है, संकुल लवण है, मिश्रित लवण है, अशुद्ध लवण है, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है, या इम्प्योर साल्ट है। अब ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सोडियम पोटेशियम सल्फेट है NaKSO4। देखिए, आपके को उसका जो है रासायनिक सूत्र याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं सारी को तो नहीं कह सकता कि आप सारा याद कर सकते हैं, लेकिन जितना भी आप पढ़ें, जो भी आप कोई भी पदार्थ पढ़ें, तो उस जो भी तत्व है उस तत्व का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम सल्फेट है NaKSO4, वो किस प्रकार का लवण है। तो ये किस प्रकार का लवण है, ये मिश्रित लवण है। कैसा लवण है, मिश्रित लवण है। अब ये मिश्रित लवण क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय, एक ऐसा लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं।
हमने क्या बोला कि ऐसा लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। ये बात क्लियर। सारी चीज़ें देखिए, अगर आप मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो एक काम कीजिए, थोड़ा सुनिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर उसको नोट कर लीजिए, फिर आपको ऑन करना है, फिर थोड़ी देर सुनना है फिर। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट नोट बनेगा, और जब कंप्लीट नोट्स आपका हो जाएगा और अगर आप उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हैं तो 100% आपको वो चीज़ आ जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, आपके स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन आपको दिखे, दोनों का आंसर आपको पता चला। अब अगला क्वेश्चन है, हु हैव नॉट अ वैलेंसी ऑफ ऑफ 2, मतलब कि किसकी संयोजकता 2 नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है SO4, CO3, NH4 या इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। पहले आप थोड़ा खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि किसकी संयोजकता 2 नहीं है। तो NH4 की संयोजकता 2 नहीं होती है, ठीक है। अब कैसे, समझिए। देखिए, NH4Cl को जब हम ब्रेक करते हैं, NH4Cl, ठीक है, नौसादर जिसे कहते हैं, ठीक है, को जब हम आयनित करते हैं तो ये NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है, इसमें ब्रेक होता है। जब हम नौसादर NH4Cl को ब्रेक करते हैं या उसको आयनित करते हैं तो वो NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस बनता है, ठीक है। अब NH4 प्लस की संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है 1। ध्यान से सुनिए, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था किसकी संयोजकता 2 नहीं है, तो NH4 की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो मतलब इसकी संयोजकता 2 नहीं है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो गया। अब जान लेते हैं कि SO4 और CO3 की संयोजकता कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि SO4 और CO3 की संयोजकता -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है। यहाँ पर ये जो -2 लिखा हुआ है, यहाँ संयोजकता -2 नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ -2, ठीक है, ये -2 लिखा हुआ है। तो SO4 और CO3 की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। और किसकी नहीं होती है? NH4 की नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, ये है कि हु डिस्कवर्ड द डायनामाइट, किसने जो है डायनामाइट की खोज की थी? डाल्टन ने, थॉमस ने, मैडम क्यूरी ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आप जानते हो कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो वो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, यूजफुल मेडिसिन इन मलेरिया इज, मलेरिया में प्रायोगिक औषधि है। अब आपको बताना है कि मलेरिया में प्रायोगिक औषधि कौन सी है? क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, टेक्सोल या डी ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब क्लोरोक्विन और पैमाक्विन। अब आपको इस समय जैसे कोविड-19 चल रहा है तो बहुत देशों ने भारत से एक डिमांड एक दवा की थी, वो क्लोरोक्विन ही थी, ठीक है। इसमें और भी सप्लीमेंट्स ऐड थे, बट यही मलेरिया की दवा के लिए ही बहुत सारे देश अमेरिका भारत से दवा मांग रहे थे, ठीक है, क्लोरोक्विन से। तो उसमें मतलब और सप्लीमेंट थे, लेकिन यही था। अब हम आते हैं मलेरिया। तो मलेरिया एक, आप जानते हैं कि एक ये बुखार है, ठीक है, आपको एक डिसीज, एक बुखार है जो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मलेरिया किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप जानते हैं उसको प्लाज्मोडियम, आप नोट कर लीजिए, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। जिसके वाहक कौन होते हैं? जिसको ये जो जीवाणु है फैलते किससे हैं? मच्छर से फैलते हैं, ठीक है। उसके वाहक कौन होते हैं? मच्छर होते हैं। अब मलेरिया के उपचार में कौन कौन सी औषधि होती है? तो क्लोरोक्विन और पैमाक्विन, जो कि आपने देखा
कहीं कहीं पर टेक्सोल भी दिया जाता है, ठीक है, टेक्सोल, टेक्सोल भी जो है मलेरिया की ही दवा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए प्रायोगिक औषधि के रूप में, औषधियाँ तो तीनों हैं, क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, टेक्सोल तीनों हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं गिवन था, तीसरा इसमें ऐड नहीं था, तो हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराइए मत, हमने बता दिया कि मलेरिया में प्रायोगिक तीनों दवाइयां हैं, क्लोरोक्विन है, पैमाक्विन है, टेक्सोल भी है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और मलेरिया का जो कौन से जीवाणु के कारण फैलता है, तो वो जीवाणु का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। किसके कारण फैलता है, मच्छर के कारण। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ MgCu Fe Zn एंड Na, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है कि किसकी अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, नोट कीजिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अपक्रिया की का घटता हुआ क्रम, अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपको पता होगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और कौन सबसे कम रिएक्ट करता है। ये आपके सामने ऑप्शन गिवन है, Na Mg Zn Fe Cu, Cu Zn Mg Na Fe, Mg Zn Fe Cu Na, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप खुद से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका बाकायदा थोड़ा डिटेलिंग से वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा, Na से कम होगा Mg का, Mg से कम Zn का होगा, Zn से कम Fe का होगा, और Fe से कम Cu का होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू, जल का क्वथनांक का कारण है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, डाइलेक्टिंग परमिविटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या नन ऑफ दीज है, मतलब विशिष्ट उष्मा है, परावैद्युतांक है, या हाइड्रोजन बंध है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए जल का उच्च क्वथनांक का कारण होता है हाइड्रोजन बंध। कौन होता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि जल, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन ऑप्शन दिया जाए कि उच्च क्वथनांक है, जल है, समुद्री जल है, फिर दो को ऑप्शन और दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि उच्च क्वथनांक किसका होगा, तो जल का होता है। लेकिन अगर समुद्री जल के बारे में बात की जाए, ठीक है, समुद्री जल के बारे में, तो समुद्री जल का जो क्वथनांक होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि समुद्री जल का क्वथनांक सामान्य जल की अपेक्षा अधिक होता है, ये बात भी ध्यान रखिए। और जल का क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है, तो वो है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ वाटर गैस, जल गैस का सूत्र है, वाटर गैस का सूत्र क्या है, CO प्लस H2, CO2 प्लस H2, H2O वेपर, या C प्लस H2O, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, CO प्लस H2, क्या होगा, CO प्लस H2। तो जल गैस, वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। देखो आप भी देख रहे हैं, CO क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर गैस। ब्लू वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है किसको, वाटर गैस को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, व्हाई डज प्रोड्यूस एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन, मास डिफीट, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किसके द्रव्यमान क्षति के कारण होती है, किसके कारण, द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न होती है एनर्जी। ये बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट इज ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आप बताओगे क्या होगा? फ्लोरीन। इसका सीक्वेंस भी हम आपको बता देते हैं। इसका सीक्वेंस होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और एंटीमनी, ठीक है। ये होता है जो है विद्युत ऋणात्मकता तत्व का जो है हमने वो जो है बनाया था कि फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एंटीमनी, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होंगे? फ्लोरीन, और सबसे कम तो एंटीमनी। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। हमने आज भी 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था, जैसा कि फिजिक्स का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखिए। 100% दावा है कि क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप पूरा सेशन देखिए। जब तक पेपर होता नहीं है तब तक पढ़ते रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। इससे ये आपको फ़ायदा मिलेगा, आपने एक क्वेश्चन अगर छोड़ा और शायद वो क्वेश्चन जो आपने छोड़ा वो एग्ज़ाम का पार्ट हो जाए और आप उसके बारे में नहीं देखे रहें या नहीं पढ़े रहें, तो वो आपका छूट जाएगा और हो सकता है उसी एक नंबर के कारण ही, उसी एक क्वेश्चंस के कारण ही आपका जो सिलेक्शन है या आपका जो रैंक है वो पता नहीं कितने पीछे चला जाए। तो आप ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तैयारी को पूरा समय नहीं दे सकते तो किसको समय दे सकते हैं? आप अपने भविष्य को, आप अपने शिक्षा को पूरा समय नहीं दे सकते, जिसके लिए आप अभी बने हुए हैं। आगे तो आप बहुत कुछ बनेंगे, लेकिन अभी आपका सिर्फ एक ही ध्येय है, शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना, आगे बढ़ना। तो अगर आप उसके लिए समय नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप किसी चीज़ में पूर्ण रूप से समय नहीं दे सकेंगे, ये 100% मेरा दावा है। तो आप पढ़ते रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा हर एक चीज़ नोट करें, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ठीक है। तो इस समय आपके पास जो ये समय है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, बस इतना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।